हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सामा तबस्सुम क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ जनरल स्टडीज फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, स्पेशली जो आने वाले एग्जाम्स है, पटवारी है, फॉरेस्टर है, उनके लिए हम एमसीक्यू सेशन कंडक्ट करेंगे। एमसीक्यू सेशन कंटिन्यू बेसिस पे रखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, सामा तबस्सुम क्लासेस पे। और ये आज मैं स्टार्ट करी हूँ इंडियन इकॉनमी के एमसीक्यूज़, और कल हमने ऑलरेडी स्टार्ट की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू, जो कि एक टॉपिक है पटवारी के सिलेबस में। तो आप रेगुलरली आप देख सकते हैं आप सेशंस, और इसका जो शेड्यूल है, प्रॉपर शेड्यूल हम अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ, उनका नाम है सामा तबस्सुम क्लासेस, और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फॉर मोर गूगल मीट सेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1 for today's session is India's economic planning cannot be said to be। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इनमें से क्या नहीं है, किस तरह की नहीं है। देखो, इंडिकेटिव, इम्परेटिव, लिमिटेड, डेमोक्रेटिक। सबसे जो इसका दूर से ही दिखता है आंसर क्या है, इंडिया की जो प्लानिंग है वो इम्परेटिव नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे, इम्परेटिव प्लानिंग होती है जब सारे रिसोर्सेज, सारे डायरेक्शंस स्टेट के अंदर होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। यहाँ पे आप इंडिया में देख सकते हैं, यहाँ पे मिक्सड मॉडल ऑफ इकोनॉमी चल रहा है, और यहाँ पे जो सारी डिसीजंस गवर्नमेंट के नहीं होती हैं, हाँ गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, जेकेएसएसबी के लिए मैंने इंग्लिश कोर्स स्टार्ट किया है। जिनको इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश कोर्स हमारा ले सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश ही उसमें है हमारी ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सामा तबस्सुम क्लासेस के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आपको पता है इकोनॉमी के रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, और उसके साथ साथ बजट सबसे बड़ा है जिसको हम फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और उसको पब्लिश करने वाला कौन है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री पब्लिश करती है इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है, ओके। Another question is, what India's biggest producers as well as the largest consumer and importer of which of the following crops? India सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या करता है, और कंज्यूम भी वो सबसे ज़्यादा करता है, और इंपोर्ट भी वो सबसे ज़्यादा करता है। इनमें से कौन सा क्रॉप? वीट, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस। इंडिया सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम भी वो ज़्यादा करता है, इंपोर्ट भी वो क्रॉप करता है। इनमें से कौन सा क्रॉप है? सो इन ऑप्शंस में से आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पल्सेस। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से पल्सेस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, पल्सेस हमें क्यों खाने चाहिए, क्यों रिकमेंड किए जाते हैं। क्योंकि ये हमारी न्यूट्रिशन के लिए अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली मिलता क्या है इनसे? न्यूट्रिशन के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनसे स्पेशली मिलता क्या है? प्रोटीन, राइट? प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं पल्सेस। सो पल्सेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा होती है पल्सेस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ पल्सेस। ठीक है, और पल्सेस को आप जो है कल्टीवेट कर सकते हैं, इनको ग्रो अप कर सकते हैं एरिड कंडीशंस में भी, जहाँ पे इनको ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं पहुँच सकता, लेकिन उनमें आप लेस हाइड्रेशन में भी पल्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्सेस को ग्रो कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इनमें से, इन ऑप्शंस में से ये सारे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम जिनके थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। इनमें से पैसिव इन्वेस्टमेंट कौन है, जहाँ पे हमें सिर्फ पैसा लगाना होता है, बाकी एक्टिवली पार्ट नहीं करना होता है, टेक पार्ट। तो ऑप्शन ए, गोल्ड ETFs, ऑप्शन बी, म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शन सी, स्टॉक्स, ऑप्शन डी, प्रेफरेंस शेयर्स। तो इनमें से सबसे पैसिव कौन सा है? तो जो एक्टिव होता है ना, वो फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेल करता है। तो पैसिव में हमेशा ETFs होते हैं, इंडेक्स फंड्स और ETFs। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, गोल्ड ETFs, राइट? Okay, moving forward. A persistent fall in general price level of goods and services is known as. A persistent fall in general price level of goods and services. Goods और services
दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बेचते हैं, जिनको हम खरीदते हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। गुड्स होते हैं वो चीज़ जिनको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, और सर्विसेज वो चीज़ होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इनके जनरल प्राइस में कंटिन्यूअस फॉल आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड डिप्रेशन। अगर कंटिन्यूअस फॉल आएगा, राइज नहीं, अगर कंटिन्यूअस राइज आएगा उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूअस फॉल आएगा जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको हम क्या बोलते हैं? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिफ्लेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आपने इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे हम पढ़ते हैं डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन को। यहाँ पे क्या लिखा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो होता है डिफ्लेशन। देखो डिफ्लेशन होता है जब जनरल ड्रॉप होगा प्राइस लेवल्स में इकोनॉमी में, लेकिन डिसइन्फ्लेशन जो होता है ना, डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस लगातार ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मगर स्लो पेस पे। अगर अभी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन हो रही थी, लेकिन अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं, अब स्लोअर पेस पे बढ़ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। लेकिन अगर जब ड्रॉप होता है, फॉल हो रहे हैं प्राइसेस, उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? बेसिकली प्लानिंग कमीशन इंडिया में हुआ करता था, जो कि 1952 में आया था, और फिर उसके बाद नीति आयोग बनाया गया। अब हमारे पास जो है प्लानिंग कमीशन नहीं है, लेकिन इसका चेयरमैन कौन हुआ करता था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिछले क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर होता था चेयरमैन किसका? प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का होता था चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता था, वही होता था चेयरमैन किसका? प्लानिंग कमीशन का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द 1 रुपी नॉट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। जो 1 रुपया होता है ना, उस पे किसका सिग्नेचर नहीं होता है? आरबीआई गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी। जो हमारा 1 रुपी है ना, जो 1 रुपी है, बेसिकली ये करेंसी है ना, ये बेसिक लेवल है ना करेंसी का। देखो हमें पता है कि करेंसी को इशू करता है आरबीआई, बट जो हमारा जो मनी को इशू करता है आरबीआई, बट जो हमारी करेंसी है 1 रुपी नोट, उस पे किसका साइन नहीं होता है? एंड यस द राइट आंसर इज, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए कि 1 रुपी पे किसका साइन होता है? जो हमारा 1 रुपी नोट हो ना, उस पे होता है साइन, उस पे आरबीआई गवर्नर का नहीं होता है, उस पे ऑप्शन डी है, फाइनेंस सेक्रेटरी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं ना, उसका साइन होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है किस पे, ये दुरुस्त कर लेना, नॉट हटा देना। अगर नॉट आएगा, अगर नॉट वहीं पे रखेंगे तो फिर आरबीआई गवर्नर आएगा, कि आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है 1 रुपी नोट पे। ये बेसिक क्वेश्चन है, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सम अंडर द प्रपोज्ड जीएसटी इन इंडिया? इनमें से कौन से नहीं आएंगे जीएसटी में? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखो जीएसटी के अंदर किनको नहीं रखा गया है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, ठीक है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान वॉज बोरोड बाई। आपको पता है जब से 2014 में गवर्नमेंट नई आई, उसने नीति आयोग बनाया, उससे पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था। और हमारे पहले क्या बनते थे? 5-year प्लान्स बनते थे, 5-5 साल के लिए प्लान्स बनते थे। तो एक बड़ा बड़ा मुद्दा हम लेते थे एक 5-year प्लान में, लेकिन अब फिर उसको बंद किया गया। लेकिन जो है 5-year प्लान वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से बोरो किया था? यूएस से, इंग्लैंड से, रशिया से, फ्रांस से। बेसिकली 5-year प्लान था, बहुत मशहूर हुआ था रशिया से, तो हमने रशिया से लिया था। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इंडिया में? यूएसए, चाइना, इंग्लैंड, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इंडिया का? अभी आप ये करंट वाला भी चेक कर लेना, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे चाइना के साथ, और इंडिया का डेट है वहाँ पे, चाइना के साथ इंडिया इम्पोर्ट बहुत कर रहा है। इंडिया चाइना से बहुत चीज़ें खरीद रहा है, ठीक है।
ओके, इन विच ईयर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप। मैंने आपको बोला था नीति आयोग के आने से पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था जिसका चेयरमैन कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, और हमारे पास न्यू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी था, और उसको भी फिर डिसबैंड किया गया। और ये कब सेटअप किया गया था? 1949 में, 1955 में, 1951 में, 1952 में। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 19, जैसे कि मैंने आपको बोला 1952 में लाया गया था, एनडीसी को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को लाया गया था, ठीक है, जो बहुत सारी चीजें अप्रूव भी करता था, लेकिन फिर अब उनको हटा दिया गया। अब हमारे पास नीति आयोग है। द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग वॉज सेटअप इन। डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग को कब सेटअप किया गया? आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इंडिया दुनिया की पहली फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। 1965, 1966, 1977, 1975। तो डिपार्टमेंट कब इंट्रोड्यूस सेटअप किया गया था फैमिली प्लानिंग का? ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। Which of the following are immediate objective of the population policy of 2020? जो population policy है ना 2020 की, 2020 की, उसकी immediate objective क्या है उसकी? Meet the needs of contraception, meet the needs of the health infrastructure, meet the needs of the health personnel. तो क्या objectives है उसके? Option D are all of the above. So yes, the right answer is ये हर एक मुद्दे पे नज़र रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अच्छा करना है, हेल्थ जो है हेल्थ के रिलेटेड हमें सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, तब हम फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर। रेट ऑफ ग्रोथ इन हिंदू, रेट ऑफ ग्रोथ इज स्टेबलाइज्ड एट। हिंदू देखो, हम बोलते हैं ना कि इंडिया में पहले हिंदू 1950 से लेकर 1980 तक हिंदू ग्रोथ रेट थी इंडिया में। हिंदू ग्रोथ रेट हम किसको बोलते हैं? हिंदू ग्रोथ रेट इस चीज़ को नाम दिया गया, बहुत स्लो ग्रोथ रेट थी इंडिया में। स्लो ग्रोथ रेट कौन से लेवल की थी? 3.5% तक, 3 से लेकर 3.5% तक जो ग्रोथ रेट थी इंडिया की बहुत स्लो मानी जाती है। 1950 से लेकर 1980 तक उसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। द बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया वॉज रिटन बाय। प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी वो किताब? ठीक है, तो प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन ए VKRV राव, M विश्वेश्वरैया, C KN राय, D मनमोहन सिंह। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी M विश्वेश्वरैया जो है उन्होंने लिखी थी ये किताब, ठीक है, प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया। इतना क्लियर हुआ? तो ये आज पहला सेशन हमने किया। मैंने सोचा कि स्टैंडर्ड और बेसिक क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी और ज़्यादा माइंड नहीं जाता है बच्चों का, वो बड़े बड़े टॉपिक्स देखते हैं और इनको थोड़ा स्किप करते हैं। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल सामा तबस्सुम क्लासेस के नाम से है। एंड बाकी अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सामा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, और वहाँ पे हम PDFs प्रोवाइड करेंगे सारी MCQs की जितनी भी यूट्यूब पे आ जाएंगी। और उसके साथ साथ हमारा वहाँ पे JKSSB का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला हमारे इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है, तो वो अवेलेबल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने एक स्टूडेंट्स की डिमांड पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल स्टडीज़ एक स्टैंडर्ड कोर्स लॉन्च किया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।